क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ सबसे जरूरी सिस्टम वो होते हैं जो हमें दिखाई तक नहीं देते? वो बस पर्दे के पीछे रहकर चुपचाप सब कुछ संभालते हैं। आज हम भारत के एक ऐसे ही छिपे हुए लेकिन बेहद शक्तिशाली कानून के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में पूरे कानूनी सिस्टम की रीढ़ है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जरा सोचिए, आप दोस्तों के साथ कोई बोर्ड गेम खेल रहे हैं। अब क्या होगा अगर हर कोई बारी या चाल जैसे शब्दों का मतलब अपने अपने हिसाब से निकालने लगे? कोई कहेगा मेरी बारी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं ना चाहूं, तो कोई कहेगा कि पासा फेंकने का मतलब कुछ और ही होता है। खेल खेलना तो दूर की बात है, शायद पहले नियम पर भी कभी कोई सहमत नहीं हो पाएगा। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? अराजकता। और यकीन मानिए, भारत की कानूनी प्रणाली में भी ठीक यही हो सकता था अगर उसके पास नियमों और परिभाषाओं की एक कॉमन रूल बुक न होती। तो सवाल यह है कि इस कानूनी उलझन को सुलझाया कैसे गया। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे कानून की जिसे हम भारतीय कानून की गुमशुदा नियम पुस्तिका भी कह सकते हैं। साल था 1897 और कानून का नाम था सामान्य खंड अधिनियम यानी जनरल क्लॉजेज एक्ट। उस वक्त ब्रिटिश भारत में आप सोचिए अनगिनत कानून थे और हर कानून अपनी अपनी भाषा में बात करता था। तो इस पूरी खिचड़ी को सुलझाने के लिए एक सीधा साधा लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया सामने आया। क्यों ना एक मास्टर डिक्शनरी और रूल बुक बना दी जाए जो भारत में बनने वाले हर कानून पर लागू हो, एक ऐसी नींव जिस पर भविष्य के सारे कानून खड़े हो सकें। तो इस एक्ट का पहला और सबसे जरूरी काम है एक मास्टर डिक्शनरी की तरह काम करना। ये पक्का करता है कि जब एक कानून में किसी शब्द का इस्तेमाल हो तो उसका वही मतलब निकले जो किसी दूसरे कानून में निकलता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, व्यक्ति शब्द का। आम बोलचाल में हम व्यक्ति मतलब एक इंसान समझते हैं, है ना? लेकिन इस कानून के मुताबिक व्यक्ति का मतलब एक कंपनी भी हो सकती है, एक संस्था भी हो सकती है, या लोगों का कोई भी समूह, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। एक और जरूरी परिभाषा है अचल संपत्ति की। देखिए, ये एक्ट साफ करता है कि इसमें सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि जमीन से होने वाले फायदे और धरती से मजबूती से जुड़ी चीजें वो भी शामिल हैं। ये परिभाषा प्रॉपर्टी से जुड़े हजारों कानूनों के लिए एक बेस का काम करती है। और ये कानून सिर्फ ठोस चीजों को ही नहीं बल्कि सद्भाव या जिसे हम गुड फेथ कहते हैं, ऐसी सोच को भी साफ साफ बताता है। ये कहता है कि कोई काम गुड फेथ में तब माना जाएगा जब वो ईमानदारी से किया गया हो, भले ही उसमें थोड़ी बहुत लापरवाही क्यों ना हुई हो। इससे अदालतों को फैसले लेने में एक जैसी सोच रखने में मदद मिलती है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये कानून वक्त के साथ खुद को ढालता भी है। जैसे केंद्र सरकार की परिभाषा को ही देख लीजिए। संविधान से पहले इसका मतलब था गवर्नर जनरल, लेकिन संविधान लागू होने के बाद ये मतलब बदलकर राष्ट्रपति हो गया। इस एक्ट ने इस बदलाव को बहुत आसानी से अपना लिया। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? सीधा साधा जवाब है एफिशिएंसी। जब हर कानून बनाने वाले को हर बार नए सिरे से परिभाषाएं नहीं लिखनी पड़ती और जजों को बुनियादी शब्दों के मतलब पर घंटों बहस नहीं करनी पड़ती, तो सिस्टम बहुत तेजी से और असरदार तरीके से काम करता है। मतलब एक शब्द एक ही अर्थ हजारों कानूनों में। लेकिन रुकिए, ये एक्ट सिर्फ एक डिक्शनरी ही नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कानूनों के काम करने के तरीके, खासकर टाइम लिमिट और पुराने कानूनों को हटाने यानी रिपील करने के बारे में भी बहुत जरूरी नियम बताता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है। धारा 10 कहती है कि अगर किसी काम की आखिरी तारीख को अदालत या कोई सरकारी दफ्तर बंद है, मान लीजिए रविवार या किसी त्योहार की छुट्टी है, तो उस काम को अगले वर्किंग डे पर किया जा सकता है और उसे लेट नहीं माना जाएगा। कितना सरल और सुलझा हुआ समाधान है। और ये वाला नियम तो और भी दिलचस्प है। धारा 6 कहती है कि किसी कानून को खत्म कर देने का मतलब ये नहीं कि उसका असर भी पूरी तरह से खत्म हो गया। मिसाल के तौर पर, अगर किसी पुराने कानून के तहत किसी पर कोई जुर्माना लगा था, तो कानून खत्म होने के बाद भी उसे वो जुर्माना भरना पड़ेगा। मतलब आप बस ऐसे ही इतिहास को डिलीट नहीं कर सकते। कानूनों के इतिहास को संभालने के अलावा ये एक्ट एक और बहुत जरूरी काम करता है। ये सरकारी अधिकारियों की शक्तियों और उनके कामकाज के लिए कुछ डिफ़ॉल्ट नियम तय करता है। इससे हर नए कानून में बुनियादी एडमिनिस्ट्रेटिव नियमों को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि धारा 16, ये एक बहुत ही बुनियादी, एक कॉमन सेंस वाला सिद्धांत बताती है। इसके मुताबिक जिस भी अधिकारी के पास किसी को नौकरी पर रखने की शक्ति है, उसके पास उस व्यक्ति को सस्पेंड करने या नौकरी से निकालने की शक्ति भी अपने आप ही आ जाती है, जब तक कि कानून में कुछ और ना लिखा हो।
ये एक सामान्य ज्ञान का नियम है जिसे इस एक्ट ने हर जगह लागू कर दिया है। और इस एक्ट में ऐसे ही कई और छोटे-छोटे लेकिन काम के नियम हैं। जैसे धारा 13 कहती है कि कानूनी भाषा में पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग भी शामिल माना जाएगा और एक वचन में बहुवचन। और धारा 14 के मुताबिक अगर किसी अधिकारी को कोई शक्ति दी गई है तो वो उसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर बार-बार कर सकता है, सिर्फ एक बार नहीं। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये एक्ट सिर्फ एक पुराना दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारतीय कानूनी सिस्टम का एक गुमनाम हीरो है, एक अनसंग हीरो। जरा इस साल पर गौर कीजिए, 1897, एक सदी से भी ज्यादा पुराना कानून, और आज भी ये उतना ही अहम है, उतना ही रेलेवेंट है। ये इसकी असली ताकत का सबूत है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये है, ये कानून 19वीं सदी में लिखा गया एक अदृश्य सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज भी भारतीय कानून के मॉडर्न हार्डवेयर को चला रहा है। ये स्थिरता, स्पष्टता और दक्षता देता है। और ये सब कुछ शुरू हुआ था एक बहुत ही सीधे साधे मकसद से। जैसा कि इसकी प्रस्तावना में लिखा है, बस मौजूदा कानूनों को समेकित और विस्तारित करना। इस छोटे से काम ने कानूनी स्थिरता के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक को जन्म दे दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कभी-कभी सबसे ज्यादा असरदार नियम वही होते हैं जो हमारी नजरों से ओझल रहते हैं। हमारी दुनिया को और कौन सी ऐसी अदृश्य नियम पुस्तिकाएं चला रही हैं जिनके बारे में हम शायद जानते भी नहीं।